Good morning, students. Today we are going to start that is process of staffing. Very important question, and you will get one question, at least one question in your exam from this topic. Okay बेटे, स्टाफिंग में सबसे पहले तो आपको बेटे सारे पॉइंट लर्न करने हैं. You have to learn all points, and this is the key. This is the key to learn the point. That is ERS, PTP2 and C. यहाँ इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. ये सारे पॉइंट बेटे आपको 8 के 8 पॉइंट लर्न करने हैं. ठीक है, तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट 2 स्टेप कौन से होंगे, या सिलेक्शन से पहले मैनेजर ने क्या काम किया है, या परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद आने वाले 2 फंक्शंस लिखें. तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं. तो हम वो उन क्वेश्चन का आंसर तभी कर सकते हैं जब हमें सारे स्टेप याद होंगे. ठीक है बेटे, तो स्टाफिंग यू नो वेरी वेल, ये हम कल इसका मीनिंग कर चुके थे. मीनिंग में मैंने आपको बताया था कि राइट मैन एट द राइट जॉब, या फिर हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टाफिंग रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द वेकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो जितने भी हमारे लेवल्स हैं, जितनी भी हमारी पोस्ट हैं जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्रिएट किए हैं, उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें एप्रोप्रिएट पीपल्स को अपॉइंट करना है. राइट मैन एट द राइट जॉब. ठीक है बेटे, और ये 5 हम कल इम्पोर्टेंट डिस्कस कर चुके थे, तो ये आपने लर्न कर ली होंगी. नाउ आवर टॉपिक इज़ व्हाट आर द, और ये वाला जो टॉपिक है बेटे HRM वाला, ये सिलेबस में अब नहीं है. ठीक है, ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय HRM, इट इज़ नॉट इन द सिलेबस. आपको सिर्फ इम्पोर्टेंस करना है और प्रोसेस करना है. एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट में हमने फाइंड आउट करने हैं कि हमें कितने और कैसे लोग चाहिए. एंड टू फाइंडिंग द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ पीपल वी हैव टू अंडरटेक 2 टाइप ऑफ एनालिसिस. ये दोनों का मीनिंग आपको बेटे लर्न करना है, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस. वर्कलोड एनालिसिस का मतलब here is, it refers to, it will enable an assessment of the number and type of human resource required to perform the various activities. For example, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमें 80 लोग चाहिए. 80 लोग वो हमारे अंडर स्टाफ भी हो सकते हैं और ओवर स्टाफ भी हो सकते हैं. तो 80 लोगों में हमारे 4 लोग ऐसे हैं जो डबल, मतलब वर्कलोड उनके पास डबल के बराबर है, तो हमें 4 लोग और अपॉइंट करने पड़ेंगे. ठीक है बेटे, तो हमें असेसमेंट करने की हमें कितने लोग चाहिए, और वर्कफोर्स एनालिसिस में हम एस्टिमेट करेंगे नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास हमें चाहिए 84 और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने हैं, 80 हैं, तो हम 4 लोगों को और अपॉइंट कर लेंगे. तो ओवर मैनिंग का मतलब होता है कि काम 70 लोगों का है और हमने 80 लोग लगाए हुए हैं, तो वो 10 लोग से वो टाइम वेस्ट करेंगे अपना, और अपना जो है वो वेस्टेज ऑफ सैलरी के बेस से भी ऑर्गेनाइजेशन पे कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि 10 लोगों को हमने एक्स्ट्रा अपॉइंट किया हुआ है, काम 70 लोगों का है. ठीक है, और हमने 80 लोग लगाए हुए हैं, तो इससे 10 लोगों का बर्डन सैलरी के रूप में ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ेगा. तो हमें एप्रोप्रिएट जितने रिक्वायर्ड हैं उतने ही लोगों को लगाना है. ओके बेटे, ना ओवर मैनिंग होने देनी है, ना अंडर मैनिंग होने देनी है. अंडर मैनिंग का मतलब है कि हमारे पास चाहिए हमें 84 और हमने 80 लोग लगाए हुए हैं, तो जो 4 लोग ओवर बर्डन काम कर रहे हैं वो बीमार हो जाएंगे और कल को ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के भी जा सकते हैं. तो इसलिए हमने ओवर मैनिंग और अंडर मैनिंग की सिचुएशन को अवॉइड करते हुए वर्कफोर्स एनालिसिस भी करना है. ओके बेटे, तो ये दोनों का मीनिंग याद करेंगे आप. और रिक्रूटमेंट वाला चैप्टर हमने डिटेल में करना है. रिक्रूटमेंट का मीनिंग आप लर्न कर लेना बेटे. रिक्रूटमेंट में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रेफर्स टू सर्चिंग फॉर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय. तो यहाँ हम पर्सपेक्टिव एम्प्लॉय का मतलब कैंडिडेट. हम अभी जो हमें लोग चाहिए वो हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, तो हम उनको डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ नहीं कह सकते, होने वाले एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं. होने वाले एम्प्लॉयज़ को ही हम पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ बोलते हैं.
तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग prospective employee for the organization, they will be attracted with the good working condition and with the attractive salaries. ओके बेटे, तो यहाँ हमने मैक्सिमम लोगों को अट्रैक्ट करना है कि वो ये ऑर्गेनाइजेशन में खाली पद के लिए अप्लाई करें। और ये भी आपको बेटे इम्पोर्टेंट याद करना है कि इट इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस। पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज देर इज़ नो रिजेक्शन, मोर एंड मोर पीपल आर अट्रैक्टेड टू अप्लाई फॉर द वेकेंट जॉब। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, ये नेगेटिव है, और आपका जो रिक्रूटमेंट है ये पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे रिजेक्शन नहीं होता है, और सिलेक्शन में ज़्यादा रिजेक्शन होती हैं और सिलेक्शन कम लोगों का होता है। तो सिलेक्शन हमारी नेगेटिव प्रोसेस है और रिक्रूटमेंट हमारी पॉजिटिव प्रोसेस है। मोर एंड मोर पीपल आर अट्रैक्टेड टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो उसके बाद आपने करना है बेटे सिलेक्शन का मीनिंग। सिलेक्शन रेफर्स टू चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट एंड इट विल कंडक्ट ए लॉट ऑफ टेस्ट। जब हम सिलेक्शन वाला चैप्टर करेंगे बेटे तब वहाँ डिटेल में चेक करेंगे, हम इसको डिटेल में इसके टेस्ट सारे डिस्कस करेंगे। अलग अलग टॉपिक हैं बेटे रिक्रूटमेंट के और सिलेक्शन की प्रोसेस भी है सिलेबस में। और सिलेक्शन बता दिया मैंने कि नेगेटिव प्रोसेस है, क्यों? हेयर रिजेक्शंस आर मोर देन सिलेक्शन। मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट को हम सिलेक्ट करते हैं, और जितने कैंडिडेट हमारे पास आ जाते हैं सभी को हम अपॉइंट नहीं कर लेते। ओके, तो दैट इज़ वाई सिलेक्शन इज़ नेगेटिव एंड रिक्रूटमेंट इज़ पॉजिटिव। सिलेक्शन के बाद जो बेस्ट कैंडिडेट हमारा अपॉइंट हो जाता है उस कैंडिडेट को हमें अब प्लेसमेंट करना होता है। इन दोनों का मीनिंग आपको लर्न करना बेटे, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन का। तो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन का मतलब है कि हम जो पहले प्लेसमेंट होगा बाद में ओरिएंटेशन होगा। पहले आपने इसका डेफिनेशन याद करना बेटे प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट का मतलब है कि जो हमारी सिलेक्शन वाली लिस्ट में जिनको हमने कॉल कर लिया है कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हो गए और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो जो ज्वाइन कर लेता है सिलेक्टेड कैंडिडेट हमारी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, दैट वेरी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज प्लेसमेंट। और जो कैंडिडेट आने के बाद उस कैंडिडेट के ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग करने के बाद हम उसको उसके काम से, ऑर्गेनाइजेशन से, एम्प्लॉयज़ से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो मेन इसमें वर्ड आपको याद करना है इंट्रोड्यूसिंग। तो सिलेक्ट तब होगा जब वो हम उसको ज्वाइनिंग करा लेंगे। तो जब सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइनिंग डेट पे ऑर्गेनाइजेशन में रेडी है काम करने के लिए, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज प्लेसमेंट। और आने के बाद जब हम उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं काम से, उसके वर्क प्लेस से, रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज से, दैट प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ नोन एज ओरिएंटेशन। ठीक है, तो पहले आपने प्लेसमेंट का मीनिंग आइडेंटिफाई याद करना है, फिर उसके बाद ओरिएंटेशन का। तो हम कौन कौन से स्टेप डिस्कस कर चुके हैं बेटे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। नाउ इट इज़ द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या करना है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना है। ट्रेनिंग आपका वर्कर्स का होता है प्लेटफॉर्म एरिया पे, डेवलपमेंट होगा मैनेजर्स का। पहली बात, दोनों में डिफरेंस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटे। यहाँ आपको प्रोसेस में सिर्फ इसका मीनिंग करना है। तो सिर्फ टेक्निकल स्किल और कंसेप्चुअल स्किल को जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं उनको काम करना सिखाना, सिर्फ टेक्निकल स्किल इम्प्रूव करना वर्कर्स की क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है, इससे कंपनी जो आपकी ट्रेनिंग है इट इज़ ए जॉब ओरिएंटेड, और आपकी डेवलपमेंट है जो होती है वो आपकी कैरियर ओरिएंटेड होती है, और इट इज़ ए ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद ख़त्म हो जाती है। तो इसमें आपने दोनों का मीनिंग याद करना है बेटे, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का। और डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और इसमें टेक्निकल, कंसेप्चुअल और ह्यूमन स्किल, ऑल स्किल्स आर इम्प्रूव्ड। और डेवलपमेंट मैंने आपको बताया मैनेजर्स का होता है, और ये कैरियर ओरिएंटेड होती है, और वो आपकी जॉब ओरिएंटेड होती है। आपको ये तीन तीन बातें याद कर लेना। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद एम्प्लॉयज़ को काम पे लगा दिया जाता है, वो काम करना स्टार्ट कर देंगे। काम करने के बाद उनका हमें मंथली और
ईयरली रिकॉर्ड बनाना है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। तो अगर वो अच्छा काम कर रहे होंगे तो हम उनको बोनस रिवार्ड करेंगे, और अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम उनको वार्निंग करेंगे कि आपकी काम में कमी है। तो दैट चेक ऑफ द एम्प्लॉयज़ इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। Performance appraisal means some formal and informal means of appraising the employees. Performance appraisal means evaluating the employee's current or past performance according to उसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करके कि बाकी कैसा काम होना चाहिए और वो कर कैसा रहा है। ठीक है। द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस इंक्लूड डिफाइनिंग द जॉब, अप्रेजिंग द एम्प्लॉयज़ एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। फीडबैक का मतलब अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनको रिवॉर्ड करेंगे, अगर वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनको वार्निंग करेंगे, उनको थोड़ा सा समझाएंगे। ओके। 7th स्टेप में हम क्या करेंगे, प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग करेंगे। एंड प्रमोशन मीन्स शिफ्टिंग, प्लेसिंग टू द हायर पोजीशन। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको प्रमोशन करके हायर लेवल, हायर रैंक पोजीशन पे प्रमोट कर देना, फैसिलिटीज़ देना, स्टेटस, पे, कैरियर, ये सारे के सारे आपके कैरियर प्लानिंग में आते हैं। ठीक है बेटे। और कैरियर प्लानिंग होने के बाद हम उनको कंपनसेशन रिवॉर्ड देते हैं, और रिवॉर्ड 2 तरह का हो सकता है, टाइम बेस हो सकता है और उनका परफॉर्मेंस बेस हो सकता है। ओके बेटे। तो ऑल टाइप ऑफ पे फॉर द वर्क डन, जो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं। तो इसको आप एनसीईआरटी से डिटेल में करना बेटे, क्योंकि अभी मैं आपको बुक से नहीं, एनसीईआरटी से नहीं करा पा रही, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में है और थोड़ा उसका जो क्लिक है वो इतना क्लियर नहीं आता है। तो आपने ये सारे स्टेप करने हैं, और कोई डाउट हो तो पूछना है। और कंपनसेशन वाली तो लाइन आपको थोड़ा डिटेल में करनी पड़ेगी एनसीईआरटी से। तो मैंने आपको बताया 2 तरह की पेज होती हैं, कंपनसेशन 2 तरह की होती हैं, एक टाइम बेस होती हैं और एक परफॉर्मेंस बेस होती हैं। वर्कर्स को तो हम परफॉर्मेंस बेस देते हैं कि कम काम करेंगे तो कम दिया जाएगा, जैसे कि हमने डिफरेंशियल वेज सिस्टम में किया था। और जो मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल, दे आर गिवन टाइम बेस। टाइम बेस का मतलब उनको काम समय के आधार पे हमें पेमेंट करना होता है। ठीक है। तो you can see detail in your NCERT, and if any doubt then you can ask me. Okay, have a nice day.